दोस्तों लास्ट मंथ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी स्पीच के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका का वॉर के साथ लंबे समय से चलता आ रहा ऑब्सेशन अब खत्म होने जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यूएस दुनिया की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को अब केवल मिलिट्री टर्म्स में देखना बंद कर देगा। दोस्तों प्रेसिडेंट बाइडेन का मानना है कि यूएस आज चेंज हो रहा है और ये चेंजेस कुछ फंडामेंटल मुद्दों को लेकर किए जा रहे हैं। यूएस आज हिस्ट्री के उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो अपनी रिलेंटलेस वॉर की पॉलिसी को रिलेंटलेस डिप्लोमेसी से रिप्लेस करना चाहता है। दोस्तों प्रेसिडेंट बाइडेन की इस स्पीच से ये बात तो साफ हो जाती है कि वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में यूनाइटेड स्टेट्स ने फोर्स का यूज केवल एक टूल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में नहीं किया, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में यूएस का एक्सटेंसिव यूज ऑफ फोर्स अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट का एक परमानेंट हॉलमार्क बन गया है। पिछले 20 सालों में यूएस की फॉरेन पॉलिसी को उसके मिलिट्री कारनामों से ही पहचाना जाने लगा है और ये इस लेवल तक इंटेंसिफाई हो चुका है कि फॉरएवर वॉर्स या एंडलेस वॉर्स जैसे फ्रेजेस भी आज सच होते नजर आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों क्या प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कहा वो सच में पॉसिबल है, और अगर है तो आखिर किस तरह, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। लेकिन उससे पहले आज हम इस स्टेटमेंट के लार्जर कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे अफगानिस्तान में यूएस की एक ट्रेजिक डिफीट के चलते आज यूएस वॉर के साथ अपना सालों पुराना ऑब्सेशन खत्म करने की बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों 9/11 के टेरर अटैक्स के बाद प्रेसिडेंट बुश के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया, जिसके चलते यूएस ने पूरी दुनिया से टेरर ग्रुप्स और टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। इसी के चलते उन्होंने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में मिलिट्री इंटरवीन किया। इस वॉर ऑन टेरर के चलते उन्होंने उन रजीम्स का भी सफाया किया जिनका शायद ही 9/11 अटैक से कुछ लेना देना हो। लेकिन ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ। शुरुआत में थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद यूएस ने मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी को स्प्रेड करने का जिम्मा भी खुद के सर पर ले लिया और उनकी इन्हीं सेल्फ इम्पोज ड्यूटीज के चलते ये वॉर्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में तब्दील हो गए। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के चलते 9/11 से लगभग 100 गुना ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज पूरे 20 साल बाद यूएस ने अपने सभी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से पुल आउट करके इस वॉर ऑन टेरर को पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस विड्रॉल को यह कहकर क्रिटिसाइज किया कि यूएस के इस विड्रॉल का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अफगान विमेन के ऊपर होगा। लेकिन दोस्तों सच बात तो यह है कि यूएस ऑक्युपाइड अफगानिस्तान पहले से ही एक विमेन के लिए दुनिया के सबसे बुरे देशों में से एक है। और तो और दोस्तों ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस वॉर ने लगभग 2,38,000 से 2,41,000 लोगों की जान ली, जिसमें लगभग 71,000 से ज्यादा मरने वाले लोग सिविलियंस थे। इन लोगों का वॉर या उन कंट्रीज से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था और ये तो सिर्फ वो लोग थे जिन पर इस वॉर के डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा लोग डिजीजेस, लॉस ऑफ एक्सेस फूड, वाटर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी तरह की कई दूसरी परेशानियों के चलते वॉर के इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस को झेलते रहे और इवन आज तक भी झेल रहे हैं। और अगर बात करें इस वॉर के मास्टरमाइंड यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उसने खुद अपने 2,442 ट्रूप्स, 3,936 कॉन्ट्रैक्टर्स और लगभग $2.26 ट्रिलियन की बलि इस वॉर में चढ़ा दी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस वॉर से अकम्प्लिश क्या हुआ? द आंसर इज नथिंग। उसने एक ऑलरेडी बिगड़ी हुई कंडीशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया। इराक इन्विजन के साथ साथ इस अफगान वॉर ने 9/11 के बाद जन्मी यूएस के प्रति एक ग्लोबल सिंपैथी को भी खत्म कर दिया और साथ ही साथ यूएस की मोरल क्रेडिबिलिटी को भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को एलिमिनेट करना तो दूर की बात है, उल्टा इन वॉर्स में हजारों मुस्लिम सिविलियंस की मास स्लॉटरिंग ने यूएस के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स की फीलिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिचुएशन हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। 9/11 से लगभग 25 साल पहले यूएस की फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री ह्यूमिलिटी का एलिमेंट देखने को मिलता था, या फिर यूं कहें कि मिलिट्री के टर्म्स में यूएस की फॉरेन पॉलिसी पोस्ट 9/11 एरा के कंपैरिजन में पहली थोड़ी हम्बलर थी। लेकिन 9/11 के अटैक्स के बाद ये ह्यूमिलिटी का कंपोनेंट पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। लेकिन दोस्तों आज अफगानिस्तान के बाद ये साफ हो गया कि दुनिया से टेरर को खत्म करने की ये सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा कॉस्टली और काउंटर प्रोडक्टिव रही। और तो और एग्जॉस्टिंग जर्नी किसी भी तरह से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में
पूरी तरह से फेल हो गई और इसी फेलियर के चलते वॉशिंगटन आज एक बार फिर एक हम्बलर मिलिट्री अप्रोच की पॉलिसी को अपनाना चाहता है और प्रेसिडेंट बाइडेन की डिस्कस की गई ये स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में उनके कमिटमेंट को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों अब मेन बात यह है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा, वो कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके यूएसए सही मायनों में वॉर के साथ अपने इस रोमांस को खत्म कर सकता है। आइए देखते हैं। दोस्तों मिलिट्री हिस्टोरियन जॉन कीगन कहते हैं कि प्राइमरीली वॉर किसी वॉर लाइक ह्यूमन नेचर या किसी तरह के रिसोर्स कंपटीशन की बजाय खुद वॉर इंस्टीट्यूशन से ही जनरेट होता है। इसलिए हमने वॉर को खत्म करने के लिए किसी बहुत बड़े ड्रामेटिक चेंज या अपने डीएनए से वॉरियर जीन्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए बढ़ते मिलिट्री ऑप्शंस के यूज को रिनाउंस करने की जरूरत है। लेकिन इसको कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। भले ही आज आउटराइट वॉर्स की फ्रीक्वेंसी पहले के कंपैरिजन में कम हुई है, लेकिन मिलिटरिज्म आज के मॉडर्न कल्चर में वेल एस्टैब्लिश्ड है। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में दुनिया भर के देशों ने डिफेंस के नाम पर लगभग 1.98 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए और ये वैल्यू उससे पिछले साल यानी 2019 के कंपैरिजन में 2.6% ज्यादा है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट बाइडेन सच में वॉर के अगेंस्ट अपनी इस प्रोविजनल डॉक्ट्रिन को कॉन्क्रीट आउटकम्स में बदलना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज और स्पेंडिंग चॉइसेस को रीओरिएंट करना होगा। दोस्तों आज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में यूएस का शेयर 39% है। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आज भी ये फैसला लेती है कि वो 2030 तक अपने डिफेंस बजट को 50% रिड्यूस कर देगा, तब भी उनका बजट रशिया और चाइना जैसी एडवांस मिलिट्री सुपर पावर्स के कंबाइंड बजट से भी एक अच्छे खासे मार्जिन पर होगा। इसलिए यूएस को दुनिया भर में पहले अपने मिलिट्री फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना होगा। दोस्तों बजट कटिंग के चलते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस के ओवरसीज मिलिट्री बेसिस के नंबर को भी रिड्यूस करना होगा। आज लगभग 80 से भी ज्यादा देशों में यूएस के लगभग 750 ओवरसीज मिलिट्री बेसिस हैं। अपने इन मिलिट्री फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के साथ साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका में मैन्युफैक्चर की गई वेपनरी के एक्सपोर्ट्स को भी कम करना होगा। फिस्कल ईयर 2020 में यूएस के वेपन एक्सपोर्ट्स का अमाउंट 175 बिलियन डॉलर्स के मार्क तक पहुंच गया था, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसमें केवल सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड किए जाने वाले एडवांस वेपन्स का एनुअल अमाउंट 3 बिलियन डॉलर है। दोस्तों मई 2002 में अपने वेस्ट पॉइंट के एड्रेस में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि 9/11 अटैक्स के बाद डिटेरेंस और कंटेनमेंट जैसे कोल्ड वॉर एरा के की प्रिंसिपल्स उनके लिए अब यूजलेस हो गए हैं। इसी के चलते प्रेसिडेंट बुश ने वार्न किया कि अगर हम अब इन थ्रेट्स के पूरी तरह से उभर कर सामने आने का वेट करेंगे तो तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसी सो कॉल्ड बुश डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए यूएस ने 1 साल के अंदर अंदर इराक में इन्वेड किया, जिसके डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस सामने आए। तो दोस्तों अगर बाइडेन सच में अपने वर्ड्स को एक्शंस में तब्दील करना चाहते हैं तो उन्हें अपने ही प्रिवेंटिव वॉर के कल्चर या फिर इस बुश डॉक्ट्रिन को अबेंडन करना होगा, बिकॉज किसी भी सिचुएशन में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। दोस्तों यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग कोई भी मेंबर स्टेट यूएन के प्रपोज के अगेंस्ट जाकर इंटरनेशनल रिलेशंस में फोर्स का यूज या फिर उसका थ्रेट क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन यूएस का जब भी मन किया उसने हर बार इस प्रोविजन को इग्नोर किया। इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन को इन लॉस के प्रति यूएस के कमिटमेंट को फिर से बांधना होगा। दोस्तों यूएन चार्टिकल का आर्टिकल 51 किसी आर्म्ड अटैक के दौरान हर इंडिविजुअल और ग्रुप के कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के राइट को रिकॉग्नाइज करता है। इसी के चलते यूएस का अपने मिलिट्री फोर्स को यूज करने का ऑब्जेक्टिव रेजिम चेंज या फिर नेशन बिल्डिंग नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें 4th जेनेवा कन्वेंशन की तो यूएस सेनेट ने उसको 1949 में रेटिफाई किया। 4th जेनेवा कन्वेंशन के अंडर कलेक्टिव पनिशमेंट एक वॉर क्राइम की तरह कंसीडर किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्यूबा और वेनेजुएला में यूएस के द्वारा लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस इलीगल और इमोरल हैं। साथ ही साथ वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव भी प्रूव हुए हैं। तो दोस्तों फोर्स की तरह ही इस तरह के कोएर्शंस को भी केवल लास्ट रिजॉर्ट के रूप में ही यूज किया जाना चाहिए। उसी तरह कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को यूएस सेनेट द्वारा 1994 में रेटिफाई किया गया, लेकिन पोस्ट 9/11 एरा में इस कन्वेंशन को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। लेकिन अब यूएस को इन कन्वेंशंस के प्रति अपना कमिटमेंट फिर से रिन्यू करना होगा।
दोस्तों इसी के साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ स्पेसिफिक ट्रीटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996, द माइन बैन ट्रीटी ऑफ ओटावा ट्रीटी 1997 एंड द रोम स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998 को रेटिफाई करने के लिए सेनेट को फोर्स करना होगा। भले ही वो इसमें पूरी तरह सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन अ जेस्चर इज बेटर देन इमोरल एक्सेप्टेंस। दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर होने के चलते किसी भी नेशन को यूएस कम्युनिटी द्वारा एस्टैब्लिश नॉर्म्स और रेगुलेशंस के प्रति पूरी तरह से कमिटेड होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या लॉ जो यूएस के फ्रीडम टू कोर्स को इनहिबिट करता है, यूएस उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लेकिन आज अगर बाइडेन अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल की तरह लीड करना चाहते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने पॉजिटिव फेथ को रीइंस्टॉल करना होगा, और ये पॉसिबल है स्टैब्लिश नॉर्म्स और रेगुलेशंस को ड्यूली अबाइड करके। दोस्तों यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आज डिफेंस के बजाय दुनिया में अपनी पावर प्रोजेक्शन का कंट्रोल रूम बन चुका है। इसी के चलते वाइल्ड फायर्स, हरिकेन्स, फ्लड्स, पैंडमिक्स और पोरस बॉर्डर जैसे इमीडिएट और मोर कंसर्निंग थ्रेट्स उन गवर्नमेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं जिनकी बजट और रिसोर्सेज आर्म्ड सर्विसेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। प्रेसिडेंट बाइडेन को इसी इम्बैलेंस को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, यूएस फॉरेस्ट सर्विस और यूएस बॉर्डर पेट्रोल जैसी एजेंसीज को ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को एक नॉन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। दोस्तों हिस्ट्री में कई बार देखा गया है कि कॉमन थ्रेट्स के चलते कई बार एनिमी स्टेट्स भी साथ आ जाते हैं, और आज दुनिया भर के देश पैंडमिक्स और क्लाइमेट चेंज जैसे कई कॉमन थ्रेट्स को फेस कर रहे हैं। अगर ये सभी देश आपसी मतभेदों को भूलकर इन कॉमन थ्रेट्स के अगेंस्ट एक साथ काम करते हैं तो ये सभी के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, और अगर वो इन्हीं म्यूचुअल बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज करने लगे तो वो लोग एक दूसरे से आने वाले थ्रेट को भी एलिमिनेट कर पाएंगे। इससे वो अपने क्रूशियल रिसोर्सेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी और ह्यूमन काइंड की बाकी प्रायोरिटीज को डिवोट कर पाएंगे, और इसी के चलते दुनिया भर के देशों में सिविल अनरेस्ट के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे वॉर को जन्म देता है, उसी तरह पीस को जन्म देता है। दोस्तों अगर प्रेसिडेंट बाइडेन सच में फोर्स को लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करना चाहते हैं तो उनके चाइना के रिलेशंस इस कमिटमेंट को शो करने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इसी के चलते यूएस चाइना के साथ अपने इस कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप को एक ऑल आउट मिलिट्री कंपटीशन बनने से रोक सकता है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में की गई ऑकस सबमरीन डील बाइडेन के इस कमिटमेंट के एकदम ऑपोजिट है। अपने यूएन की स्पीच में भले ही बाइडेन ने कहा कि यूएस फिर से एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत करके पूरी दुनिया को रिजिड ब्लॉक्स में नहीं बांटना चाहता है, लेकिन उनके वर्ड्स और एक्शंस में हैवी मिसमैच देखने को मिल रहा है। खैर दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट हो, यूएस को हमेशा से ही खुद के प्रति अमेरिकन सुपर पावरडम, एक्सेप्शनलिज्म और इंडिस्पेंसेबल नेशनहुड का एक एवरग्रीन ऑब्सेशन है। तो दोस्तों वर्ड्स और डीड्स भले ही कुछ भी कहें, लेकिन यूएस को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज उसका फर्दर मिलिट्री मिसयूज करना उसके बचे हुए प्रिविलेज स्टेटस को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि यूएस का रोमांस इस वॉर कल्चर के साथ खत्म होता है या नहीं। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।